दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए राज्य चैप्टर यानी स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम राज्य और उसकी परिभाषा तथा राज्य के निर्माणकारी तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे और राज्य से संबंधित ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं आपके सामने आए होंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिवीजन के लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य यानी स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राज्य समाज की प्रमुख संस्था है। राज्य हमेशा से समाज की एक प्रमुख संस्था रहा है और भविष्य में भी इसकी अनिवार्यता बनी रहेगी। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण इसकी भूमिका पहले की तरह हमेशा महत्वपूर्ण बनी रहेगी। राज्य का अस्तित्व हमेशा इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि ये लोगों के जीवन की रक्षा करता है, उनके हितों को प्रोत्साहन देता है और साथ ही साथ चीज़ों को व्यवस्थित करता है। और आप जानते हैं कि राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण धारणा अरस्तु ने कहा है कि अरस्तु ने राज्य को लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला माना था, लेकिन अब वह उनके जीवन को उच्चतर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य की जो आवश्यकता है वो सद्जीवन के लिए है, लेकिन आगे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। मध्यकाल में अगर हम राज्य की बात करें तो मध्यकालीन जो पश्चिमी राज्य था उसमें लोगों के लिए ईसाईयत मूल्य और मानकों को उपलब्ध कराने का कार्य राज्य के द्वारा किया गया और उस समय राज्य व्यक्ति को ईश्वरकृत व्यवस्था तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। तो मध्यकालीन जो व्यवस्था थी, मध्यकालीन समाज था, उसमें क्या हुआ कि मध्यकालीन समाज इसमें जो पश्चिमी राज्य था लोगों के लिए ईसाईयत मूल्य और मानकों को उपलब्ध कराते थे और उस समय राज्य व्यक्ति को ईश्वरकृत व्यवस्था तक पहुंचाने का प्रयत्न करता रहा था। और आधुनिक युग में राज्य जो है और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आधुनिक युग का राज्य अपनी राजनीतिक पहचान बनाने और लोगों के हितों की रक्षा करने का कार्य करता है। तो राज्य जो है ये एक स्वाभाविक संस्था है अरस्तु के अनुसार और इसका निर्माण व्यक्तियों ने सद्जीवन के लिए किया है, अच्छे जीवन के लिए किया है और आदर्श जीवन के लिए इसकी आवश्यकता लगातार बनी रहेगी। राज्य की परिभाषा क्या है? तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई उसकी परिभाषा को जानना जरूरी है। सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग यानी स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जानना जरूरी है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली द्वारा पहली बार उनकी पुस्तक द प्रिंस यानी राजा या नरेश में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थों में किया गया है। तो आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विचारक निकोलो मैकियावेली है और उसकी पुस्तक द प्रिंस में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। तो आप जान लीजिए कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में मैकियावेली ने राज्य की परिभाषा ऐसी सत्ता के रूप में दी है जो मनुष्यों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली के द्वारा पहली बार उनकी पुस्तक द प्रिंस में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया और 16वीं शताब्दी के आरंभ में मैकियावेली ने राज्य की परिभाषा ऐसी सत्ता के रूप में दी जो मनुष्यों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है। एक जर्मनी के समाजशास्त्री रहे हैं मैक्स वेबर को आप उनके अधिकारी तंत्र या नौकरशाही सिद्धांत के लिए ज़्यादा जानते हैं। तो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने राज्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा दी है और उनका कहना है कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिसम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है।
तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर ने परिभाषित किया है राज्य को कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिसम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ये मैक्स वेबर के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक इसी तरह जो समाजशास्त्री हैं आर.एम. मैकाइवर और C.H. पेज, याद रखिएगा, मैकाइवर और पेज के अनुसार राज्य को अन्य सभी साहचर्यों से इस आधार पर अलग पहचाना जाता है कि केवल इसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। तो याद रखिएगा, राज्य को अन्य सभी साहचर्यों से इस आधार पर अलग पहचाना जाता है कि केवल इसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। ये मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई परिभाषा है। आधुनिक समय में H.J. लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक और विचारक हैं। इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने कहा है कि अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता ही उसकी विशेषता है। समाज में कई प्रकार के अन्य समुदाय हैं, लेकिन राज्य उनमें सर्वोच्च है। और लास्की का मानना है कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उसके आदेशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य है। हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, और इसमें वो कहते हैं कि राज्य अन्य सभी समूहों की तुलना में सर्वोच्च है और उसकी सर्वोच्चता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं, आप देख सकते हैं, फ्रेडरिक एम वाटकिंस। इन्होंने राज्य की परिभाषा मानव समाज के उस हिस्से के रूप में दी है जो भौगोलिक सीमाओं से घिरा रहता है और किसी एक प्रभुसत्ताधारी के प्रति समान रूप से आज्ञा पालन के कारण एकता के सूत्र में बंधा रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है फ्रेडरिक एम वाटकिंस की, जो कहते हैं कि मानव समाज के उस हिस्से को राज्य कहा जाएगा जो भौगोलिक सीमाओं से घिरा रहता है और किसी एक प्रभुसत्ताधारी के प्रति समान रूप से आज्ञा पालन के कारण एकता के सूत्र में बंधा रहता है। और देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत की राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये भारत राज्य के अंतर्गत शामिल हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये स्टेट के अंतर्गत शामिल हैं और इसकी परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो राज्य की परिभाषा संविधान में भी दी गई है। इसको हम भारतीय संघ या भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के रूप में समझ सकते हैं। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्य के निर्माणक तत्व या राज्य के निर्माणकारी तत्व। राज्य के 4 निर्माणक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। याद रखिएगा, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन्हीं से राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या क्यों जरूरी है, तो इसको जानना जरूरी है। जनसंख्या जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम अनिवार्य तत्व है। राज्य जो है मनुष्यों का एक संगठन है और राज्य व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। अगर व्यक्ति नहीं रहेंगे, जनसंख्या नहीं रहेगी, तो भूभाग, सरकार और संप्रभुता होने के बावजूद किसी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि जो राज्य है, राज्य का अस्तित्व मानव तत्व के अस्तित्व पर ही आश्रित है। मानव राज्य की आधारशिला है, इसलिए राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहला
और सबसे अनिवार्य महत्वपूर्ण तत्व है, सर्वप्रथम और अनिवार्य तत्व जनसंख्या है, क्योंकि कोई राज्य तभी बन सकता है जब उसमें जनसंख्या या वहाँ रहने वाले लोग हों, तभी वो राज्य कहा जाएगा। यानी राज्य होने की पहली शर्त जनसंख्या का होना है और राज्य के लिए लोगों का होना जरूरी है। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व जो है वो भूभाग यानी टेरिटरी है, आप जानते हैं। तो निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। भूभाग के अभाव में मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। और ब्लंटशली एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि जैसे राज्य का वैयक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है। राज्य का भौतिक आधार प्रदेश होता है, जिस तरह से वैयक्तिक आधार जनता है। बिना जनता और भूभाग के राज्य नहीं बन सकता है। राज्य जो है जनता और भूभाग के बिना अपना रूप धारण नहीं कर सकता। और क्योंकि जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश नहीं होगा, तब तक कोई राज्य जो है ये अस्तित्व में नहीं आ सकता है। तो निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है और भूभाग के अभाव में मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित जीवन या उनको एक निश्चित प्रदेश नहीं हो सकता है। जैसे ब्लंटशली कहते हैं कि राज्य का वैयक्तिक आधार जनता है, उसी तरह उसका भौतिक आधार प्रदेश है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में निश्चित भूभाग से अभिप्राय केवल भू क्षेत्र ही नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत उस प्रदेश में स्थित पर्वत, पठार, नदी, सरोवर, झीलें, खनिज, समुद्र तट से 12 समुद्री मील का समुद्र और राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाला वायुमंडल भी शामिल होता है। तो ऐसा नहीं है कि निश्चित भूभाग या भूभाग के अंतर्गत केवल भूमि या जमीन ही शामिल है, बल्कि उस भूभाग या उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारा नेचुरल प्राकृतिक परिवेश है, पर्वत, पठार, नदी, झील, सरोवर, खनिज पदार्थ और समुद्र तटीय क्षेत्र का 12 मील तक का समुद्र और राज्य के सीमा के अंतर्गत आने वाला वायुमंडल, ये सभी भूभाग के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि ये भी प्रश्न उठाया जाता है कि राज्य का क्षेत्र यानी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, और इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो ये सभी लोग छोटे राज्यों के पक्षधर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना था कि छोटे राज्य जब उनकी जनसंख्या कम रहेगी तो उनका संचालन या वहाँ पर जो शासन व्यवस्था का संचालन है वो अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में राज्य अगर जो छोटा होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हानिकारक या नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि कम क्षेत्र वाले राज्य आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। और आधुनिक युग में संघवाद की व्यवस्था के कारण बड़े राज्यों की स्थापना को बल मिला है और अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है कि राज्य छोटे होने चाहिए, बल्कि बड़े राज्य अब ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो या फिर जो हमारा भूमंडलीय ग्लोबल जो फिनोमिना है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसमें जो बड़ा राज्य है वो कहीं न कहीं बड़े लाभ में रहता है। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व सरकार है, गवर्नमेंट। जनसंख्या भूभाग के बाद सरकार जो है राज्य का एक और अन्य महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व है, आप जान लीजिए। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी भूभाग के निवासी तब तक राज्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि उनका एक राजनीतिक संगठन न हो, और ये राजनीतिक संगठन सरकार होती है जो राज्य के लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित करता है। सरकार राज्य का वो अभिन्न अंग है जिसके द्वारा राज्य उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए उसका गठन हुआ है। तो सरकार जो है ये लोग किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। और सरकार राज्य का अभिन्न और अनिवार्य तत्व है जिसके द्वारा राज्य उन उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति करता है जिसके लिए उसका गठन हुआ है।
और सरकार वो एजेंसी या माध्यम है जिसके द्वारा राज्य के संकल्प निर्धारित होते हैं, उसकी अपनी सरकार ही व्यवस्था स्थापित करती है। विधि या कानून जो बनाए जाते हैं उनका पालन करवाने के लिए पुलिस या अन्य प्रकार की व्यवस्था और बल का प्रयोग भी सरकार ही करती है। इस प्रकार से सरकार राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है। तो आप जान लीजिए, सरकार जो है वो राज्य की नीतियां या उसके जो क्रियाविधियां हैं उनको संचालित करने, लोगों से कानून का पालन करवाने या बल प्रयोग करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और आप जान लीजिए कि सरकार राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है। राज्य का चौथा और सबसे अनिवार्य महत्वपूर्ण तत्व या जिसको प्राण तत्व कहा जाए वो कौन सा है? तो ये है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य का प्राण है और बिना संप्रभुता के राज्य जीवित नहीं रह सकता। या इसको यूँ कहा जाए कि संप्रभुता के अभाव में राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। और इसकी विशेषता या इसका महत्व इस बात से देखा जा सकता है कि किसी निश्चित प्रदेश में रहने वाले सरकार संपन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि इनके अधिकार में प्रभुसत्ता या संप्रभुता न हो। जब ब्रिटिश भारत या भारत जब ब्रिटिश सत्ता के अधीन था तो संप्रभुता उस समय भारतीय लोगों में नहीं थी या भारत के लोगों में नहीं थी। तो उस समय के भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस राज्य के पास संप्रभुता नहीं उस राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। दोस्तों, राज्य की जो संप्रभुता है उसका मतलब क्या है? तो राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो, उसको राज्य की संप्रभुता कहते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य की संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व और उसका जीवन तत्व है। बिना संप्रभुता के कोई राज्य नहीं रह सकता। और यदि कोई राज्य जनसंख्या, भूभाग और सरकार रखता है तब भी अगर उसके पास संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और इसके अभाव में राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संप्रभुता राज्य द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लिए जाने की क्षमता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि कोई राज्य दूसरे राज्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करते समय यदि स्वयं पर कुछ प्रतिबंध स्वीकार करता है तो उसे संप्रभुता का हनन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दिशा में किया गया प्रयास है अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने राज्य यानी स्टेट शब्द से, स्टेट टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको कवर किया है। आगे की वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति और उसके विभिन्न सिद्धांत तथा उनकी विशेषताओं तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।